4 अप्रैल 1949 को नेटो की शुरुआत हुई और उसके बाद से नेटो एक ऐसी बॉडी बनकर उभरा जिसकी वजह से आपने पूरी तरीके से यूएस हेजेमनी को क्रिएट होते हुए देखा है इस वर्ल्ड के अंदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर। नेटो एक कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट है जिसके अंदर एक आपको म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी देखने को मिलता है कि अगर किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो वो दूसरी कंट्री भी अटैक के ऊपर भी एक अटैक माना जाएगा। मतलब बेसिकली आप इसे इस तरीके से देख के चलिए कि सोवियत यूनियन की अपोजिशन को काउंटर करने के लिए एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी 1949 में, जिससे सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन को रोका जा सके। तो बेसिकली ये माना जा सकता है कि इसकी शुरुआत ही यूएस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए की गई है। लेकिन 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का, तो नेटो की रेलेवेंस आपको रिलेटिवली कम होती हुई दिखी। सवाल भी खड़े किए गए क्या नेटो को कंटिन्यू करना चाहिए या नेटो को एबॉलिश कर देना चाहिए। लेकिन यूएस आज भी रशिया को एक अपने अपोजिशन की तरह देखता है या एक खतरे की तरह देखता है, या यूरोपियन कंट्रीज भी रशिया को आज की डेट में अपने खतरे की तरह देखती हैं। इस वजह से नेटो को कंटिन्यू किया गया। रशिया ने डिमांड भी करी कि क्या नेटो का उसे हिस्सा बनना चाहिए या उसे प्लीज बना लिया जाए नेटो का हिस्सा। उसके लिए भी पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने एग्री नहीं किया। तो आसान भाषा में मैं आपसे बोल सकता हूं कि नेटो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस की हेजेमनी को क्रिएट करने में जिसने सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन आज सवाल खड़ा हो चुका है नेटो के एग्जिस्टेंस पर और नेटो के इन्फ्लुएंस के ऊपर। रिसेंटली प्रेसिडेंट इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि वो नेटो से विड्रॉ कर लेंगे अगर यूरोपियन कंट्रीज अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पूरे नहीं करती हैं। तो ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उनको दिखता है पैसा। उनका सीधा सीधा मानना है कि इस नेटो के अंदर यूएस को थोड़ा बहुत आपको नुकसान में देखने को मिल रहा है। क्यों नुकसान में देखने को मिल रहा है? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द जो फाइनेंशियल स्पेंडिंग आपको जाती हुई दिखती है टुवर्ड्स नेटो, वो यूएस से ही जाती हुई दिखती है। और इवन इन द फर्स्ट टर्म ट्रंप का एक कंटिन्यूस स्टेटमेंट रहा है कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से या फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो है यूरोपियन कंट्री से, वो थोड़े से बैलेंस दिखने चाहिए जिससे यूएस को ज्यादा नुकसान ना हो। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित त्यागी। वेलकम टू चहल एकेडमी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या यूएस नेटो से विड्रॉ करेगा और क्या कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे वो विड्रॉ करेगा, और इसके रिपरकशंस आपको क्या देखने को मिलेंगे, और यूरोप आखिर ऐसा क्या कर रहा है जिससे वो यूएस विड्रॉल के बाद भी अपने आप को कंटिन्यू रख सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रंप सेज विल एब्सोल्युटली कंसिडर पुलिंग यूएस आउट ऑफ नेटो इफ। यहां इफ का जवाब है कि अगर वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक स्टैंड लिया है कि वो नेटो से रिलेटेड कि अगर किसी भी तरीके से फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस यूरोपियन कंट्रीज अपनी फुलफिल नहीं कर पा रही हैं तो यूएस इस ऑप्शन को डेफिनेटली एक्सप्लोर करेगा जहां वो विड्रॉ कर सकता है नेटो से, जो नेटो की इंफ्लुएंस और नेटो की रेलेवेंस को काफी हद तक कम कर देगा और उसे एक मेजर धक्का या मेजर बेसिकली आपको रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे उसकी इंफ्लुएंस में। आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी जितने भी प्रोजेक्ट्स या जो कलेक्टिव डिफेंस आपको देखने को मिलता है अमंग द वेस्टर्न वर्ल्ड, स्पेशली इन द यूरोप, क्योंकि यूएस पे काफी ज्यादा रिलायंट है वो। तो प्रॉब्लम तो है स्पेशली फॉर द यूरोपियन कंट्रीज। अब ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है क्या क्या, कुछ कमिट किया गया है, कोई एग्रीमेंट साइन हुआ था, कोई ट्रीटी हुई थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ट्रंप का कहना है कि नेटो मेंबर्स को अपने बिल्स पे करने चाहिए। उन्होंने बोला है कि यूएस को फेयर ट्रीटमेंट चाहिए विद इन द अलायंस। यूएस करता धरता नहीं हो सकता, केवल यूएस एक ऐसी कंट्री नहीं हो सकती जो मेजोरिटी ऑफ द नेटो के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरी करे। कॉज हिस्ट्री में भी आपको देखने को मिला है टिल 1991 यूएस को उसमें खर्चा करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसके लिए ये कोल्ड वॉर का एस्पेक्ट था, उसके लिए एक आइडियोलॉजिकल वॉर, इकोनॉमिक वॉर एज वेल एज मिलिट्री वॉर में उसको हेल्प कर रहा था इन फॉर्मिंग एन अलायंस। लेकिन आज की डेट में उसकी रेलेवेंस उतनी ज्यादा नहीं बची है, तो यूएस भी अपना स्टैंड चेंज करता हुआ दिख रहा है, एक फेयर ट्रीटमेंट की डिमांड कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें, एटलीस्ट इतना कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें कि जो नेटो पूरा डील है या जो नेटो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये थोड़ी सी फेयर दिखनी शुरू हो जाए या यूएस पे बहुत ज्यादा रिलाई करती हुई ना दिखे। हम ये कोशिश करते हैं समझने की कि नेटो के जो डिफेंस एक्सपेंडिंग कमिटमेंट हैं और जो कमिट किए हैं उसने कि कौन किसको कितना पैसा खर्च करना है और उसके आपको पर्पस क्या देखने को मिल रहा है, किस पर्पस से कमिटमेंट साइन किए गए थे। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखी हुई दिख रही है जिसे हम बोलते हैं वेल्स समिट। ये वेल्स समिट 2014 में कंडक्ट कराया गया था, जिसके अंदर नेटो मेंबर्स ने ये प्लेज किया था, ये वचन लिया था, ये कसम खाई थी
कि एटलीस्ट 2% ऑफ देयर जीडीपी जो है वो डिफेंस के ऊपर खर्च करना शुरू कर देंगे। नेटो इज अ डिफेंस ट्रीटी, नेटो इज अ बेसिकली मिलिट्री ट्रीटी। तो उसमें यह बोला गया कि आप एटलीस्ट 2% ऑफ योर जीडीपी, अगर आपकी 100 रुपए जीडीपी है तो आप एटलीस्ट 2 रुपए अपनी डिफेंस स्पेंडिंग पे खर्च करो, जिससे नेटो का जो डिफेंस पर्सपेक्टिव है, जो कलेक्टिव डिफेंस की बातचीत चल रही है, इसमें किसी एक देश के ऊपर रिलायंस ना रहे, सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें, सब अपने अपने बेसिस पे कंट्रीब्यूशन करें। इसलिए कोई आपने अमाउंट सेट नहीं किया है, आपने परसेंट ऑफ जीडीपी लिया है, जिससे वो सबके लिए यूनिफॉर्म रहे और किसी के ऊपर कम या किसी दूसरे के ऊपर ज्यादा आपको प्रेशर आता हुआ ना दिखे, उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ ना दिखे। इस कमिटमेंट का पर्पस ये था कि जिससे जितने भी मेंबर्स हैं वो कलेक्टिव सिक्योरिटी और डिफेंस के प्रति अपना अपना फेयर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि यूएस इतना ज्यादा अगर कमिट करता रहेगा पैसा, तो यूएस को भी हमेशा ऐसा लगने लगेगा कि यूरोपियन डिफेंस एज वेल एज यूएस डिफेंस के लिए यूएस ही रिस्पॉन्सिबल है। और यूएस आज की डेट में इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी की तरफ देख रहा है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की तरफ देख रहा है, अपने फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स हैं उनकी तरफ देख रहा है। इसलिए जितने भी आपको अभी जितने भी रिबेट्स वो प्रोवाइड कर रहा था कंट्रीज को इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट, जितने भी उसने कंडीशंस क्रिएट करे थे इन द डिफरेंट ट्रीटीज, जिसमें वो खुद एक लूजिंग एंड पे था, लेकिन अलायंस कंटिन्यू करने के लिए, अपनी साइड दुनिया को रखने के लिए उसने बहुत सारे ऐसे अपने ऊपर ऑब्लिगेशंस ले लिए थे जिन्हें आज वो पूरा करने के लिए कमिटेड फील नहीं कर रहा है, और उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है मेजॉरिटी ऑफ द ट्रीटीज। इसलिए आप ट्रंप को ऐसे स्टेटमेंट देते हुए भी दिख जाएंगे कि नेटो और नाफ्टा टाइप जो एग्रीमेंट्स हैं, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप, या नेटो जो ट्रीटी हुई थी, ये वर्स्ट डील की तरह ट्रीट हुई हैं, जिसमें यूएस के इंटरेस्ट को कभी सेंटर में रखा ही नहीं गया। ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है, बिकॉज 1991 तक नेटो पूरी तरीके से यूरोप में एज वेल एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूएस की इन्फ्लुएंस और नेटो के इन्फ्लुएंस के थ्रू यूएस की इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। बर्डन शेयरिंग गोल क्या है इसका? बेसिकली सीधा सीधा यह है कि जो डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन है यूएस के ऊपर, उसे कम किया जा सके, जो हिस्टोरिकली नेटो की डिफेंस कॉस्ट को उठाता हुआ आया है। अब यूएस उसके लिए तैयार नहीं दिखता है। डेटरेंस एंड डिफेंस के लिए भी आपको नेटो में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन दिखना चाहिए, हर किसी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो नेटो की जो एबिलिटी है किसी भी तरीके से एक्सटर्नल थ्रेट्स को काउंटर करने की, चाहे वो रशिया से आ रहे हो, चाहे वो किसी और एडवर्सरी से आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये नेटो की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और नेटो की ड्यूटी भी है कि वो जितनी भी नेटो मेंबर्स हैं, जितनी भी कंट्रीज जिन्होंने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइन की थी, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रख पाए। और कहीं ना कहीं जब आपको स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिखेगी तो कलेक्टिव डिफेंस और कलेक्टिव सिक्योरिटी भी आपको इंप्रूव होती हुई दिखेगी। दूसरी चीज, इस जो ट्रीटी है, जो वेल समिट हुआ था, इसका एक और एस्पेक्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो है डिफेंस गैप्स को एड्रेस करना। ये क्या है? एक ऐसा इस एग्रीमेंट के थ्रू जब आपको फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ दिखेगा, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बढ़ती हुई दिखेगी, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिखेगी, तो कहीं ना कहीं आप अपनी मिलिट्री रेडीनेस को भी इंप्रूव कर पाओगे, अपने फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर पाओगे और ऐसी कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट कर पाओगे जो स्ट्रेटेजिकली आपको सेफगार्ड करने में हेल्प करने वाली हैं। इस कंप्लायंस के साथ इशू यह है कि इसे पूरा नहीं किया गया है। इस समिट को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन 31 मेंबर्स में से केवल 11 ऐसे देश हैं 2023 तक जिन्होंने अपने वो 2% वाला कमिटमेंट फुलफिल किया है। तो नॉट इवन दी हाफ ऑफ इट, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 मेंबर्स उस कमिटमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं। और इस वजह से यूएस थोड़ा सा नाराज है और वो चाहता है कि ये जो कमिटमेंट है 2% वाला, ये हर कंट्री की तरफ से फुलफिल होता हुआ दिखना चाहिए। और अगर नहीं होता हुआ दिखेगा तो यूएस भी केवल एक तरफा पैसा बहा नहीं सकता नेटो के लिए, बाकी कंट्रीज को भी उसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक मेजर सवाल खड़ा हो सकता है कि क्या नेटो सरवाइव भी कर पाएगा, या नेटो का अंत नियर आ चुका है, या नेटो का अंत आपको पास आता हुआ दिख रहा है। ये अनइवन स्पेंडिंग पैटर्न्स जो है नेटो मेंबर्स के अंदर, उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लग्जमबर्ग का एग्जांपल लिया जाए तो केवल अपनी जीडीपी का वो 0.58% खर्च करता है डिफेंस पर, जो 2% टारगेट से लगभग 1/4 है। स्पेसिफिकली वो अपने डिफेंस के लिए नेटो मेंबर्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है, स्पेशली यूएस के ऊपर। तो आपको नेटो के अंदर मल्टीपल ऐसी कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी जो डिफेंस के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें डिफेंड कौन कर लेगा, नेटो कर लेगा। और उस डिफेंस के लिए पैसा कौन खर्च कर रहा है? यूएस खर्च कर रहा है। तो यूएस चाहता है कि ऐसी कंट्रीज अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाएं। ऑफ कोर्स यूएस उनकी हेल्प करेगा, लेकिन वो 0.458% कंट्रीब्यूशन के साथ तो हेल्प करना पसंद नहीं करेगा। एटलीस्ट इसे 2% ऑफ योर जीडीपी करने की जरूरत है। बल्गेरिया में जैसे हमें देखने को मिल रहा है, बल्गेरिया आपको 2% की जो थ्रेशोल्ड है उससे भी ज्यादा स्पेंड करता हुआ दिखता है। द रीजन बीइंग, क्योंकि जिस रीजन में वो है वहां आपको रशिया यूक्रेन वॉर
आपको कंटिन्यू होती हुई दिख जाती है, तो उसके जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो भी इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, मतलब बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स और ज्यादा बढ़ रहे हैं। और स्पेशली वो कंसर्न्स कहां से हैं? रशिया से हैं। तो डेफिनेटली बल्गेरिया एज अ नाटो मेंबर, तो रशिया उसे किसी भी तरीके से पसंद नहीं करता है, क्योंकि मॉस्को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बैठ के अगर आप यूएस के गुणगान करोगे या यूएस का सपोर्ट करोगे तो रशिया आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। इससे हमें यह भी पता चलता है कि इन स्पेंडिंग कंट्रीज बढ़ा तो रही हैं, लेकिन वो अपने नेशनल और कलेक्टिव सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कर रही हैं। लग्जमबर्ग के ऊपर अभी कोई थ्रेट नहीं है तो वो पैसा नहीं बढ़ा रहा। बल्गेरिया के ऊपर आपको थ्रेट आता हुआ दिखा तो उसने अपनी स्पेंडिंग 2% से भी ज्यादा कर दी। तो यही समझने वाली बात है कि 2% से ज्यादा नहीं करनी पड़ती अगर बाकी सब मेंबर्स भी बराबर तरीके से अपना अपना हिस्सा जो है वो ठीक से कंट्रीब्यूट करते नेटो फाइनेंशियल बजट के अंदर। जनरल ट्रेंड हमें यह देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी जो स्मॉलर नेटो कंट्रीज हैं वो 2% से नीचे ही स्पेंड करती हैं, मतलब अपने 2% के टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही। अभी अभी आपने देखा 31 में से केवल 11 कंट्रीज ने अपना टारगेट अचीव किया है, जिसकी वजह से उनको हेवीली रिलाई करना पड़ता है यूएस जैसी कंट्री के ऊपर जब उन्हें मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत होती है। ये जो डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है ना स्पेंडिंग में, डिफेंस स्पेंडिंग में अमंग द नेटो मेंबर्स, इसकी वजह से आपको नेटो थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखता है। और नेटो का कमजोर होने का मतलब है ये जो यूरोप और यूएस का कलेक्टिव डिफेंस है, इसमें ये आपको इसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आता हुआ दिखेगा, ये थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ दिखेगा। साथ के साथ जो बर्डन शेयरिंग है एलाइज के बीच में, जो नेटो एलाइज हैं, उनके पर्सनल रिलेशंस भी आपको खराब होते हुए दिखते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरा गलत फायदा उठा रहा है या एक्सेस फायदा उठा रहा है। जहां उसे खुद भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए वहां भी वो यूएस के ऊपर रिलाई करता हुआ दिखता है। पर देखो, इसमें पूरी तरीके से इस आर्टिकल को देखने से लगेगा कि यार नेटो में तो इतने सारे मेंबर्स हैं तो उन्हें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। नेटो की शुरुआत भी तो इसी वजह से की गई थी ना कि जो कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड जो है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा कौन? यूएस जैसी कंट्री और बाकी वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस। पूरी तरीके से स्टार्टिंग में पैसा भी यूएस ने ही दिया है यूरोप को। नेटो पर्सपेक्टिव जो मिलिट्री एक्सपेंडिंग थी वो हमेशा से ही यूएस की ज्यादा रही हैं। तो एकदम से आप अगर आके ये बोलना शुरू कर दोगे मैं तो विड्रॉ कर लूंगा अगर तुम पैसे नहीं दोगे, भाई नेटो इंटरेस्ट मतलब तुम्हारे इंटरेस्ट में ही तो काम कर रहा था। पूरी तरीके से कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए, लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए, तुम्हें एक मिलिट्री हेजेमनी बनाने के लिए नेटो का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। माना तुमने ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन उसका फायदा भी तो सबसे ज्यादा तुम्हें ही हुआ है। तो यूएस को कम से कम ये भी ख्याल रखना चाहिए। और ऐसे जो हम बोलते हैं ना कि नी जर्क रिएक्शन नहीं देने चाहिए इन कंटेक्स्ट ऑफ एक ऐसी ट्रीटी को लेकर जो इतने टाइम से चलती हुई आ रही है, वो भी ऐसे टाइम पर जब नेटो को लेकर एक बहुत बड़ी वॉर चल रही है सिंस 24 फरवरी 2022। तो अगर इस टाइम पे यूएस विड्रॉ कर लेता है तो यूरोप की सिक्योरिटी पे जो थ्रेट है वो इतना ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा, स्पेशली फ्रॉम रशिया एंड इट्स एलाइज, कि शायद यूरोप उसे झेलने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट है? यूएस पे डिपेंडेंट है। तो यूएस को एक बार और सोचने की जरूरत है। खैर, वार्निंग देना भी जरूरी है नेटो कंट्रीज को, क्योंकि आप हमेशा यूएस पर रिलाई नहीं देख सकते। ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो चुका है, आज आप 1950 में नहीं है, यू आर लिविंग इन 2024। यूएस की कैपेसिटी, यूएस की इमेज, यूएस की बार्गेनिंग कैपेसिटी भी आपको चेंज होती हुई दिखी है। तो नेटो मेंबर्स को भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। चैलेंज क्या है? अगर यूएस चाहता भी है कि वो नेटो से विड्रॉ कर जाए, तो ये पाथ जो है वो इतना आसान नहीं रहने वाला है। द रीजन बीइंग, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव भी इन्वॉल्व होंगे और इसमें लेजिस्लेचर भी इन्वॉल्व होगी। और आपको पता है कि यूएस के अंदर एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं। प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर की जरूरी नहीं है आपस में बनती हुई दिखे। अनलाइक इन इंडिया जहां प्रेसिडेंट बाउंड रहता है किससे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से। यूएस में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और जब दोनों का कंसेंसस की जरूरत पड़ेगी तो आपको टसल्स भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये विड्रॉ का स्टेटमेंट देना और रियलिटी में विड्रॉ करने में जमीन आसमान का अंतर है। वो कोई कहने से विड्रॉ नहीं कर सकता। यू हैव टू टेक दी परमिशन और टेक दी सपोर्ट ऑफ यूएस लेजिस्लेचर एज वेल, सेनेट एज वेल एज कांग्रेस। तो हमें यह देखने को मिल रहा है कि 2023 में ऑलरेडी लेजिस्लेचर ये भाप गई थी कि शायद आने वाले समय में अगर रिपब्लिकन पार्टी आती है तो नेटो से विड्रॉल की बात करना शुरू कर देंगे और किसी सिंगल एग्जीक्यूटिव के हाथ में ये पावर दे देना कि किसी भी ट्रीटी से बाहर आ जाए। वो थोड़ा सा लेजिस्लेचर को या डेमोक्रेसी को डिमीन करने वाली बात है। इसलिए यूएस कांग्रेस ने 2023 में एक लेजिस्लेशन पास किया जिसमें उन्होंने बोल दिया कि अगर नेटो से विड्रॉ करना है तो वो 2/3 मेजोरिटी से रेटिफाई होना चाहिए। किसकी? सेनेट की। और ये सेम जो प्रोसीजर है इस रिजोल्यूशन को ऑथराइज किया जाना चाहिए बाय द एक्ट ऑफ कांग्रेस। मतलब आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी है सेनेट के अंदर, और इसको आप रिकॉग्नाइज मिलना चाहिए, इसको एक्ट की तरह पास करना चाहिए, ऑथराइज करना चाहिए बाय द कांग्रेस एज वेल। मतलब नेटो विड्रॉल के लिए आपको सेनेट और कांग्रेस की भी जरूरत पड़ने वाली है। प्रेसिडेंट खाली अकेले से कर नहीं सकते। वैसे प्रेसिडेंट इसे अकेले
कर भी सकते हैं। रीजन बीइंग, इस लेजिस्लेशन के बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप पोटेंशियली अभी अपनी प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी यूज कर सकते हैं, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी में पूरी तरीके से प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी चलती है, लेजिस्लेचर इंटरफेयर ज्यादा नहीं करता है। तो प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी उन्हें फॉरेन पॉलिसी के मेजर्स को खुद लेने की परमिशन प्रोवाइड करती है। तो इस वजह से वो इस कांग्रेस ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है, कांग्रेशनल जो रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है, इसे बाईपास कर सकते हैं। और ऐसा उन्होंने पास्ट में भी किया है, जब उन्होंने मल्टीपल ट्रीटीज से आपको वो विड्रॉ करते हुए दिख जाते हैं, जिसमें यूएस ऑलरेडी इन्वॉल्व था और जहां यूएस आपको फायदे में नहीं, थोड़ा सा नुकसान में ही देखने को मिल रहा था, जहां मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन यूएस की तरफ से जा रहे थे, बाकी जगह आपको बाकी कंट्रीज उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हुई नहीं दिख रही थी। तो दो चीजों के बारे में बात करी, पहले कांग्रेशनल रेस्ट्रिक्शन है, आपको लेजिस्लेचर से पास कराना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी से, सेनेरिटी से और सेनेट से, और ऑथोराइज्ड भी कराना पड़ेगा आपको कांग्रेस से। लेकिन प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, तो शायद वो इस कांग्रेशनल रेस्ट्रिक्शन को बाईपास भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो लेजिस्लेचर का यूज किया जाए, लेकिन लॉ जो कह रहा है फिलहाल यूएस में, वो ये बोल रहा है कि विदाउट दी परमिशन या विदाउट दी अप्रूवल ऑफ कांग्रेस आप नेटो से विड्रॉ नहीं कर सकते। लीगल और पॉलिटिकल हर्डल हमें ये देखने को मिलेंगी कि ये जो प्रोसेस होने वाला है, जब इवेंचुअली ये पास होगा तो इसमें काफी ज्यादा इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस से वो चीज पास करवा पाना, कंसेंसस बना पाना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, ये खुद ही बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये खुद में ही कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट है। इस विड्रॉल में केवल एग्जीक्यूटिव के एक्शन की जरूरत नहीं है, जबकि हमें कांग्रेशनल बैकिंग की भी जरूरत है, जिसकी वजह से आपको पॉलिटिकल डिविजन्स और चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। जैसा मैंने आपसे बताया कि प्रेसिडेंट वर्सेस लेजिस्लेचर आपको एक यूएस में टसल देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, बाकी चैलेंजेस क्या है, इंटरनेशनल रिपरकशंस। देखो, अगर आप नेटो से विड्रॉ करते हैं, सबसे पहली बात तो उसका सबसे बड़ा जो मैसेज जा रहा है वो जा रहा है कि यूएस अपने आप को अब सुपर पावर नहीं समझता, यूएस अपने आप को किसी भी तरीके से अब ग्लोबल हेजेमनी की तरह क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसकी इन्फ्लुएंस जो है वो कम होती हुई दिखेगी, ग्लोबल पॉलिटिक्स में उसको उतना ज्यादा इंटरेस्ट बचा नहीं है। तो इसका रिपरकशन क्या देखने को मिल रहा है, एक ऐसा सिग्नल भेजेगा डिसएंगेजमेंट का ग्लोबल सिक्योरिटी कमिटमेंट से। देखो, अगर आप ग्लोबल हेजेमनी हो तो आपका हर ग्लोबल कंसर्न आपका कंसर्न है, अदरवाइज आप अपने आप को ग्लोबल हेजेमनी मत बोलो, और आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी नहीं चला सकते, जहां आपकी जरूरत है वहां भी आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। तो अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आप एक ऐसा सिग्नल भेजेंगे कि हम ग्लोबल सिक्योरिटी कमिटमेंट से विड्रॉ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्रेडिबिलिटी है नाटो की और जो इन्फ्लुएंस है यूएस का इंटरनेशनल अफेयर्स में, वो भी कम होता हुआ दिखेगा, विच इज नॉट गुड फॉर यूएस जियोपॉलिटिकली। सी, अगर आप आइडियलिस्टिक वर्ल्ड से देखोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक रियलिस्टिक वर्ल्ड से देखते हो, अगर आप नहीं होगे तो कोई और होगा। अगर आप ग्लोबल कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर रहे हो, ग्लोबल सिक्योरिटी सिनेरियो में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, तो आपकी जगह उस वर्ल्ड को भरने कोई और आएगा। वो कौन हो सकता है, वो चाइना हो सकता है, वो रशिया हो सकता है। जियोपॉलिटिकली वो आपके लिए और ज्यादा नुकसानदायक है। नेटो के अंदर आपको इंटरनल डिवीजन भी देखने को मिल रहे हैं। जो डिवीजन, अगर नेटो से यूएस विड्रॉ कर लेता है तो यूएस लीडरशिप के बिना किस तरीके से नेटो आगे बढ़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट होने वाला है, जो नेटो मेंबर्स के बीच में आपको देखने को मिल सकता है कि कुछ लोग चाहेंगे कि हमें नेटो से बाहर ही जाना है, बिकॉज़ यूएस के बिना शायद नेटो की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, और कुछ लोग शायद लीडरशिप रोल के लिए यूएस के बिना भी कंटिन्यू करने की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि नेटो के अंदर इंटरनल डिविजन्स भी क्रिएट हो सकते हैं अगर यूएस विड्रॉ कर लेता है। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि नेटो पूरे अलायंस की मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव के लिए सेंट्रल अथॉरिटी है। तो अगर आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, दो ही चीज होती है किसी भी नेशन के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है सोवरेनिटी, दूसरी होती है सिक्योरिटी। और नेटो का वीक पड़ना पूरे यूरोप, पूरे नेटो कंट्रीज का वीक पड़ना है। अगर नेटो से यूएस का विड्रॉल हो जाता है, तो बाकी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो अपने आप को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वर्ल्ड लीडर्स बताते थे, आज की डेट में उनके लिए सर्वाइव करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा, और उनके जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है जो वो डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं, जैसे डॉक्टर एस जयशंकर जी का एक स्टेटमेंट भी है कि Europe have to come out of the mindset that Europe's problems are world's problem, but world's problems are not Europe's problem। तो डेफिनेटली उस माइंडसेट से वो बाहर आता हुआ दिखेगा, बिकॉज उसके पास वो वांट नहीं होगा, वो उसकी नीड हो जाएगी, क्योंकि उसे बाकी अलायंसेस ढूंढने पड़ेंगे और बाकी लोगों के साथ भी एंगेज करना पड़ेगा, जिससे वो अपने सिक्योरिटी सिनेरियो को बेटर कर सके। आगे बढ़ते हैं, यूरोप यूएस विड्रॉल नेटो के लिए क्या कर रहा है, कलेक्टिव डिफेंस जो है वो आपको वीक पड़ता हुआ दिखेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। नेटो की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, इफेक्टिवनेस है कलेक्टिव डिफेंस की, कलेक्टिव डिफेंस का मतलब होता है कि एक पे अटैक हुआ तो बाकी सारे भी साथ में, वो बाकी सब पे भी अटैक हुआ है, तो अगर किसी नेटो कंट्री पे अटैक हो जाता है तो बेसिकली वो नेटो पे अटैक हो, तो नेटो पूरी तरीके से आपको हेल्प करना आएगा मिलिटरीली। लेकिन यूएस के विड्रॉल से नेटो की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, जो इफेक्टिवनेस है, वो आपको वीक पड़ती हुई दिखेगी, और कलेक्टिव डिफेंस भी आपको वीक होता हुआ दिखेगा। आपको इसमें यह भी देखने को मिल रहा है कि वल्नरेबिलिटी आपकी बढ़ती हुई दिखेगी। एक ऐसे टाइम पे विड्रॉ करना जिस टाइम पे दुनिया जो है वो इजराइल पैलेस्टीन वॉर में उलझी हुई है,
सीरिया में अलग बॉम्बिंग्स चल रही हैं, या रशिया यूक्रेन वॉर अलग चल रही है, नगोर्नो काराबाख रीजन में अलग लड़ाई चल रही है बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो इतने सारी जब कंट्रीज आपको ऑलरेडी वॉर में इन्वॉल्व दिखती हैं, ऐसे टाइम पे नेटो से यूएस का बाहर निकलना वो काफी हद तक नेटो को कमजोर बना देगा, और उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा शायद वो जो थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाए, और वो काफी ज्यादा वीक दिखे अगेंस्ट कंट्रीज लाइक रशिया, और जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि शायद रशिया जैसी कंट्री उन्हें टेक ओवर कर पाए और उनको बार्गेनिंग कैपेसिटी रशिया की बढ़ती हुई दिखे विदाउट नेटो, विदाउट यूएस में। दूसरी चीज, यूरोप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी। अगर किसी भी तरीके से यूएस बाहर चला जाता है तो आपको डिफेंस बर्डन यूरोप के ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा, डिफेंस स्पेंडिंग यूरोप की बढ़ती हुई दिखेंगी, जिसकी वजह से उनकी रिसोर्स और कैपेबिलिटीज पे भी एक मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। देखो यूएस ऑलरेडी, यूरोप जो है वो ऑलरेडी सफर कर रहा है। जब से आपने देखा है कि जो पूरी तरीके से गैस जाती थी नॉर्ड स्ट्रीम 1 नॉर्ड स्ट्रीम 2 के थ्रू, जब आपको गैस जाती हुई दिखती है टुवर्ड्स यूरोप फ्रॉम रशिया, तो वहां एक एनर्जी क्राइसिस आता हुआ दिखा। एनर्जी क्राइसिस रिजल्टेड इनटू इकोनॉमिक क्राइसिस। तो अभी अभी वापस उबरने की कोशिश ही कर रहा है यूरोप इकोनॉमिक क्राइसिस थे, उस रिसेशन से, और वापस अगर उसे डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ जाएंगी तो जिस जगह स्पेंडिंग जानी चाहिए शायद वो उतनी डिफेंस स्पेंडिंग उतनी स्पेंडिंग वहां ना कर पाए, तो उसकी ओवरऑल वहां के जो इवन ईच एंड एवरी सिटीजन के ऊपर आपको एक नेगेटिव इंपैक्ट होता हुआ दिख सकता है। ग्लोबल पावर बैलेंस में आपको एक शिफ्ट देखने को मिल सकता है कि अगर यूएस ने विड्रॉ कर लिया नेटो से, तो आपको जो बैलेंस ऑफ पावर है वो डिसरप्ट होती हुई दिखेगी। कहां? नेटो के अंदर और ग्लोबली भी, जिसकी वजह से यूरोपियन और ग्लोबल सिक्योरिटी मेजर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो भी आपको रिड्यूस होता है। यूएस का इन्फ्लुएंस, यूरोप का इन्फ्लुएंस जो अब तक होता हुआ आया है, जिनके अकॉर्डिंग जिन्हें हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं, जो वर्ल्ड को रूल कर रहे थे, उनका इन्फ्लुएंस भी आपको कम होता हुआ दिख सकता है। देखिए वर्ल्ड बदल तो रहा है, दुनिया का लैंडस्केप बदल रहा है, दुनिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदल रही हैं, नई कंट्रीज उभर रही हैं लाइक इंडिया, लाइक इंडोनेशिया, लाइक ब्राजील, लाइक जापान एज वेल। तो बेसिकली ये सारी कंट्रीज जब राइज होती हुई दिखेंगी तो आपको ग्लोबल ऑर्डर में चेंजेस तो देखने को मिलेंगे ही। चाइना एक नई पावर की तरह उभरा है जो अपने आप को सुपर पावर की तरह, सुपर पावर की रेस में देखता है। तो ये सब चीजें ना उनके काम को आसान कर देंगी। जो बैलेंस ऑफ पावर है वो आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, और यूएस कहीं ना कहीं चाइना का काम, जो पावर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है फ्रॉम यूएस टू चाइना, उसको और ज्यादा आसान बना देगा अगर नेटो से विड्रॉ कर लेता है। साथ के साथ पब्लिक इनसिक्योरिटी आ जाएगी यूरोप में, क्योंकि उन्हें पता है वो पूरी तरीके से मिलिट्री में यूएस उनके साथ खड़ा है, तो दे फील मोर सिक्योर, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री पावर है दुनिया की यूएस। और अगर यूएस आपको नहीं देखने को मिल रहा है यूरोप की सिक्योरिटी में आता हुआ, तो यूरोप के अंदर भी यूरोप की वल्नरेबिलिटीज और यूरोप की सिक्योरिटी सिचुएशंस भी आपको बिगड़ती हुई दिखेगी, जिससे शायद पब्लिक की सेंसिटिविटीज भी आपको हर्ट होती हुई दिख सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या यूरोप ने कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखी है इस चीज के लिए, तैयारी कर रखी है, कोई प्रिवेंटिव, कोई मिटिगेटिव मेजर्स ले रखे हैं? उन चीज के बारे में बात करते हैं कि अगर यूरोप के स्टेप क्या है जिससे यूएस का रिलायंस जो है, जितना वो यूएस के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, उसे कम किया जा सके। यूरोप को भी इस बात का अंदाजा है कि शायद उनकी रिलायंस यूएस के ऊपर कुछ ज्यादा ही है, और यूएस से जब ऐसे बयान आते हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं इस चीज के लिए कि यार हमें अपनी सेल्फ रिलायबिलिटी, सेल्फ रिलायंस बढ़ाने की जरूरत है। तो इन्होंने 500 बिलियन यूरोज का एक ज्वाइंट डिफेंस फंड बनाया है। इन्होंने प्लान किया है अभी ये कि ये एक इतना बड़ा फंड बेसिकली एस्टेब्लिश करेंगे जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा, आर्म्स प्रोक्योरमेंट के लिए यूज किया जाएगा, और ईयू की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहला हमारा पहला पॉइंट ये है कि इन्होंने 500 बिलियन यूरोज का एक ज्वाइंट डिफेंस फंड लिया है, जिससे यूरोप की मिलिट्री सिचुएशन या सिक्योरिटी सिचुएशन को बेटर तरीके से डील किया जा सके। मिलिट्री ऑटोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जिससे यूरोप की डिपेंडेंस जो है वो यूएस पे कम होती हुई दिखे, और जो अपना जो इंडिपेंडेंट यूरोपियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं या जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखे। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि भाई मैं डिसीजन अपने बेसिस पे ले रहा हूं या अपने अलायंस के बेसिस पे भी ले रहा हूं। तो नेटो के सारे डिसीजंस जो हैं, फॉर एग्जांपल यूरोप वुड नॉट हैव वांटेड टू इंडल्ज इटसेल्फ इन दिस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा नुकसान था। लेकिन बीइंग द मेंबर ऑफ नेटो उसके पास ऑप्शन नहीं बचा, उसे क्या करना पड़ा? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी नहीं, उसे उसी रास्ते पे चलना पड़ा जो वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा जिस पे चल रहा था। हो सकता है इंडिविजुअल कंट्रीज कोई और रास्ता अपनाना चाहती, तो इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ भी मूव करने की जरूरत है। वो कैसे हो सकता है? जब यूरोप अपनी डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर बढ़ा दे और अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उन्हें इंप्रूव करना शुरू कर दे। डिफेंस इंटीग्रेशन की जरूरत है, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं नेटो के अंदर या यूरोपियन यूनियन के अंदर, उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, जिससे वो कलेक्टिव डिफेंस को स्ट्रेंथन कर पाए, और साथ के साथ डिफेंस पॉलिसीज में भी आपको सिनर्जी देखने को मिले, इंटीग्रेटेड डिफेंस पॉलिसीज देखने को मिले, जिससे पूरे रीजन को सिक्योर किया जा सके, और साथ के साथ जितनी भी रिसोर्सेज हैं यूरोप के अंदर उन्हें बेटर तरीके से यूज किया जा सके।
और इसमें एक और एस्पेक्ट ये भी जोड़ सकते हो आप कि जो हम बात करते हैं डिफेंस इंटीग्रेशन में, इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर काम करना जरूरी है यूएस के ऊपर रिलायंस कम करने के लिए। आपकी मिलिट्री प्रोक्योरमेंट जो है, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, वो आपको यूरोपियन बेस्ड वेपन्स पे होना चाहिए, जिससे आप यूएस मेड वेपन्स के ऊपर थोड़ा सा कम रिलाई करें। जैसा इसमें लिखा भी है, नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथनिंग यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्रीज। तो कहीं ना कहीं आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो यूरोप, और यूरोप चाह भी रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द जो प्रोक्योरमेंट हो, डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो, वो यूरोपियन मेड वेपन्स का हो, यूरोपियन मेड एंटिटीज का हो, जिससे जो मैन्युफैक्चरिंग रिलायंस है यूएस के ऊपर वो भी आपको रिड्यूस होती हुई दिख सके। तो ऐसा नहीं है कि ईयू तैयार नहीं है, ईयू उस चीज को ध्यान में रख के चलता है। ईयू को पता है कि आज नहीं तो कल ऐसा डेफिनेटली होगा कि यूएस तंग आ चुका होगा और यूएस अपने आप को नेटो से विड्रॉल कर लेगा। तो ईयू अपने आप को उस पोजीशन पे खड़ा हुआ नहीं पाना चाहता जहां उसके पास कोई ऑप्शन ना बचे, इसलिए जल्दी और बेहतर तरीके से उन्हें जरूरत है कि वो अपनी एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी पॉलिसी लेके आए पूरी तरीके से। यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इनटू सिंगल बास्केट। तो बेसिकली नेटो इज दैट पर्टिकुलर बास्केट। तो आपको कहीं ना कहीं वो अंडे निकाल के आप कहीं और भी रखने पड़ेंगे, जिससे अगर नेटो नहीं रहा, ये घोंसला नहीं रहा, तो भाई किसी और पर्सपेक्टिव में आप यूटिलाइज कर सको, अपनी सिक्योरिटी को सेफगार्ड कर सको। अगर कंक्लूजन देखा जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर यूएस का विड्रॉल होता है तो यूरोप को एक ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ मूव करना पड़ेगा। अपना पैसा जो है वो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से, रिसोर्स पर्सपेक्टिव से हटा के डिफेंस की तरफ झोंकना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, जिससे यूरोप के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस के आने की भी चिंता है और शायद वो अपने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे कम और डिफेंस पर्सपेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देगा। लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है कि इससे पहले कि यूएस विड्रॉ करे, नेटो को थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज करने की भी जरूरत है, नेटो की स्पेंडिंग को थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है, जिससे हर स्टेट से आपको कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखे, हर कंट्री से आपको बराबर कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखे। देखो 2% ऑफ जीडीपी सबका बराबर नहीं होने वाला है, लेकिन केवल 2% रखे आपने, ये तो मेक श्योर किया कि यार छोटी और बड़ी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सकता है। किसी का 2% 1000 करोड़ हो सकता है किसी दूसरे का 1 लाख करोड़ हो, लेकिन आपने देना क्या है, 2% देना है, जिससे आप यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सकें, सबके ऊपर बराबर बर्डन पड़ता हो दिखे, किसी के ऊपर कम किसी के ऊपर ज्यादा ना होता हुआ दिखे, जैसा प्रेजेंट टाइम्स में दिख रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट नेटो। नेटो की शुरुआत मैंने आपको पहले ही बताई, 4 अप्रैल 1949 बनाई गई थी सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन को रोकने के लिए। सोवियत यूनियन बचा नहीं, सोवियत यूनियन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम बोलते हैं रशिया। रशिया के एक्सपेंशन को रोकने के लिए आज की डेट में नेटो काम कर रहा है, और अगर नेटो से यूएस का विड्रॉल हो जाता है तो आपको बहुत बारी चेंज ऑफ बैलेंस ऑफ पावर देखने को मिलेगा इन द ग्लोबल ऑर्डर, इन द ग्लोबल स्पेस। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, प्लीज आप इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज इन 250 वर्ड्स, 15 मार्क का क्वेश्चन है। डायनेमिक प्रिपरेशन के लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहना चाहिए। एक स्पेशल रजिस्टर होना चाहिए हर पेपर का, जीएस पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, पेपर 3 के लिए, पेपर 4 के लिए, और जिस भी सब्जेक्ट मैटर से ये रिलेट करता हुआ दिखता है उस पेपर में आपको ये आंसर राइटिंग जरूर करनी चाहिए, जो बाद में आपके सब्जेक्ट मटेरियल की तरह भी यूज की जा सकती है। In the light of recent discussions surrounding NATO's defense spending and the potential for US withdrawal, critically analyze the implications of NATO members not meeting the 2% GDP defense spending target. What challenges would NATO face if the US were to withdraw, and how might European nations respond to ensure alliance's continued effectiveness? Right? Do try to attempt this. That was all from my end. Thank you so much, guys. Subscribe to our YouTube channel, that is Chahal Academy. Thank you so much and have a good day.